सुप्रभात बच्चों। आज हम वितान का दूसरा पाठ जूझ पढ़ेंगे, जिसके लेखक आनंद यादव हैं। जूझ का शाब्दिक अर्थ होता है जूझना, संघर्ष करना। जूझ कहानी मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का एक बहुत चर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका अंश हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। ये कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित है। आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए हमेशा ही लालायित रहता था, पर अपनी कुछ पारिवारिक दुविधाओं के कारण वो ऐसा कहने में संकोच करते हैं। लेखक ने अपने इस आत्मकथा के माध्यम से अपने जीवन के संघर्ष और अपने मार्मिक पहलू को पाठकों के सामने रखा है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गांव के जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश को व्यक्त करता है। इसमें अस्त व्यस्त और अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज से लड़ते जूझते किसानों मजदूरों के जीवन संघर्ष की एक अनोखी कहानी है। आनंदा के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। आनंदा के परिवार में उसके पिता हैं, जिनको आनंदा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो मराठी भाषा में दादा कहकर अपने पिता को संबोधित करते हैं। आनंदा की माँ है। आनंदा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पिता से ये बात कहने में डरते हैं, क्योंकि उनके पिता बहुत तेज गुस्से वाले हैं। उनके पिता सारा दिन गांव में घूमते रहते हैं और रकमाबाई के कोठे पर भी जाते हैं। घर गृहस्थी और किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते। खेत का सारा काम आनंदा से करवाते हैं। असल में इसके पिता दत्ताजी राव नाम के एक बड़े व्यक्ति के खेत में मजदूरी का काम करते हैं, तो वो खुद काम ना करके उन्होंने छोटी उम्र में ही आनंदा को उस मजदूरी के काम में लगा दिया। आनंदा पहले तो अपनी चंचल बुद्धि के कारण पाठशाला जाने से हट गए और खेत में काम करने लगे, लेकिन छोटी सी उम्र में ही इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अगर ये लंबे समय तक खेती करते रहे तो इनका जीवन गड्ढे में चला जाएगा। इस खेती ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया सिवाय कर्ज के, और उनको ये समझ में आना शुरू हो गया कि दादा के समय में जो कर्ज था वो बढ़ते बढ़ते पिता के समय में ज़्यादा हो गया, और अगर मैंने पढ़ लिख कर अपने आप को कुछ काबिल नहीं बनाया तो ये कर्ज मुझे और मेरे परिवार को ले डूबेगा। इसलिए उनके मन में स्वतः प्रेरणा जागी कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, लेकिन पिता को ये बात कह नहीं सकते। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती है कि उसका बेटा 7वीं तक तो ज़रूर पढ़े, लेकिन उसकी माँ की भी अपने पति के आगे नहीं चलती। आनंदा और उसकी माँ ने सोचा कि क्यों न दत्ताजी राव से जाकर इस बारे में बात की जाए, क्योंकि उसके पिता दत्ताजी राव की किसी भी बात को अनसुनी नहीं करते। अब दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे उसके पिता के सामने आनंदा की सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि आनंदा को पाठशाला भेजो, और पाठशाला भेजने में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने उसके पिता को यहाँ तक कह दिया कि अगर वो आनंदा को पढ़ाने में असमर्थ है तो दत्ताजी राव स्वयं आनंदा को पाठशाला भेजेंगे। दत्ताजी राव का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही बढ़िया उत्तम श्रेणी का कहा जाएगा। आनंदा जब अपनी पाठशाला में जाने लगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने 5वीं कक्षा में दोबारा जाकर बैठना शुरू कर दिया। पाठशाला में शुरू में जब वो गए तो वो अपनी मटमैली धोती और गमछे को लेकर गए, जिसको लेकर कक्षा में उनका मजाक उड़ाया गया। आनंदा का मन भी बहुत दुखी हुआ। उनको ऐसे लगा जैसे अपनी ही पाठशाला उनको चोंच मार रही है, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए दृढ़ निश्चय किया कि वो पाठशाला ज़रूर जाएंगे। शुरू में कुछ मुश्किलें आई भी, लेकिन फिर उनकी दोस्ती वसंत पाटिल नाम के एक होशियार लड़के से हो गई, जो आनंदा का मित्र बना, और उसको देखकर आनंदा भी पढ़ाई में अपना मन लगाने लगे और
कक्षा में हमेशा आगे रहने लगे। अब आनंदा के जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके मराठी के अध्यापक श्री सौंदलगेकर। वे कक्षा में मराठी की कविताएं बहुत ही मज़े के साथ गाकर पढ़ाते थे। सुनने वाले तो बस मुग्ध हो जाते थे। उनके पास बहुत ही सुरीला गला था, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती थी कि जब वो पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाते तो हर वक्त उनकी तरह कविताएं गुनगुनाते रहते और उनको ऐसा लगता कि अगर मेरे मास्टर सौंदलगेकर किसी भी विषय पर कविता लिख सकते हैं तो मैं भी ये कोशिश कर सकता हूँ। और उन्हीं अपने अध्यापक से ही प्रेरणा लेकर आनंदा ने भी कविताएं रचना शुरू कर दिया। वो अपने गुरु को दिखाते और उन कविताओं में कुछ कमी होती तो वो मास्टर उसे ठीक करते। इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि आनंदा के मन में पढ़ने की कितनी लगन थी। आनंदा को कविता लिखने की लगन भी अपने उम्र के इसी दौर में हुई। जब उनके पास कागज़ पेंसिल ना होती तो वो लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर भैंस की पीठ पर रेखाएं खींचकर या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेते थे। कभी कभी जब वो रविवार के दिन लिखते थे तो सोमवार को अपनी कविता मास्टर को दिखाते थे और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि वो सोमवार का इंतज़ार ही नहीं करते थे, रात को ही सौंदलगेकर मास्टर के घर जाकर कविताएं दिखाया करते थे। कविता के प्रति उनकी ये लगन ऐसी हुई कि धीरे धीरे वो मराठी के एक प्रख्यात कथाकार बन गए। तो आइए अब कहानी देखते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। बाबा यहाँ ये अपने दादा को कहते हैं और दादा अपने पिता को। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आने की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीने भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। अब देखिए यहाँ पर जो आनंदा है वो अपने खेती के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब दिवाली ख़त्म हो जाती थी तो महीने भर उनको कोल्हू चलाना पड़ता था। वो लोग ज़रा जल्दी ही कोल्हू चलाना शुरू कर देते थे क्योंकि उसके पिता को लगता था कि ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है और उसके हिसाब से ये सही भी था। जब सारे तरफ खेतों में कोल्हू चलने लग जाते हैं और बाज़ार में गुड़ जब बहुत ज़्यादा आने लग जाता है तो भाव नीचे उतर जाते हैं। उस समय 1 और 2 नंबर का गुड़ बहुत आता है। तो फिर आनंदा के खेतों में जहाँ पर 3 नंबर का गुड़ बनाया जाता है उसको कौन पूछता। बाकी के किसान कुछ और तरह से विचार करते। तो इस तरह से इन लोगों को ये लगता कि अगर देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है, रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलता है। लेकिन इसके पिता को लगता था कि गुड़ ज़्यादा निकालने से कीमत ज़्यादा मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे गांव में इनका कोल्हू जो है वो सबसे पहले शुरू हो जाता था। इस कारण इस साल भी शुरू हुआ और हम जल्दी ही उससे निपट गए। मतलब खेती का जो इनको काम करना था वो जल्दी ही हो गया। अब आनंदा बताते हैं कि सभी लोग धूप में लेटे हुए थे। माँ कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर के उसको दे रहा था। हम लोग आपस में कुछ ना कुछ बातें भी कर रहे थे और यही सोचकर मैंने अपने मन की बात माँ से कहना शुरू कर दिया कि माँ मुझे पढ़ने जाना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन माँ कहती है कि अब तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता से अगर मैं बात करूँगी तो वो बरहेला सुअर की तरह मुझ पर गुर्राएगा, यानी पागल सुअर की तरह मेरी बात भी नहीं सुनेगा, उल्टा मुझे डांट लगाएगा। तो फिर आनंदा कहते हैं कि ठीक है, अब तो खेती का काम भी हो गया, तो क्यों नहीं माँ तुम दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करो। चलो हम आज ही उनके पास चलते हैं और बात करते हैं, तो तुम समझा कर उन्हें सब कुछ कह देना। तो इस तरह से दोनों माँ बेटा आपस में बात कर लेते हैं
और ये निश्चित कर लेते हैं कि वो दत्ताजी राव के पास जाएंगे। अब माँ ने हाँ तो कर दी, लेकिन माँ के स्वर में उदासी थी। लेखक कहते हैं, मुझे भी लग रहा था कि सिर्फ मेरा मन रखने के लिए माँ मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। माँ जानती है कि मैं पढ़ाई के लिए मेरा मन तड़पता रहता है, और माँ खुद भी चाहती है कि मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ लूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ चले गए। माँ दीवार के सहारे बैठ गई और दत्ताजी राव से सारी बात बता दी, और वो इस बात से सहमत हो गए। और माँ ने ये भी बता दिया कि दादा सारा दिन बाज़ार में यानी शहर में घूमते रहते हैं, रकमाबाई के कोठे में जाते हैं, घर गृहस्थी के काम में किसी भी तरह की रुचि नहीं लेते, और आनंदा को खेती के काम में जोत दिया है। तो ये बात सुनकर देसाई दादा मतलब दत्ताजी राव चिढ़ गए और कहते कि ठीक है, उसको आने दो, मैं उससे बात करता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैंने उनको ये भी कह दिया कि अब जनवरी का महीना आने को है, परीक्षा भी नज़दीक आ गई है। अगर मैं अब भी क्लास में जाकर बैठ गया और मैंने पूरा सिलेबस पढ़कर रिवीजन कर लिया, तो 2 महीने में मैं 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा और पास भी हो जाऊँगा, तो मेरा ये साल बच जाएगा। अब वो कहते हैं कि खेती में जो मुख्य काम था, मतलब कोल्हू चलाकर गुड़ निकालने वाला काम, वो तो हो ही गया है। तो फिर दत्ताजी राव कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ, और जब वो आए तो मेरे पास भेज देना। लेखक कहते हैं कि हम जब चलने लगे तो हमने उनको ये बात भी कह दी कि आप उनको ये मत बताना कि हम आपके पास आए थे और हमने आपको ये सारी बातें कही हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर वो हम पर नाराज़ हो जाएंगे। दत्ताजी राव कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने आप देख लूँगा, जब वो आएगा तो कुछ देर बाद पीछे तुम भी आ जाना, और जो भी मैं पूछूं उसका निडर होकर जवाब देना, बिल्कुल भी डरना नहीं। तो ठीक है, ऐसी बात करके लेखक अपनी माँ के साथ वापस आ गए। 1 घंटा रात बीतने पर उनके पिता भी आए। तो आते ही माँ ने कहा कि हम तो साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गए थे, तो उन्होंने आपको बुलावा दिया है। दादा ने कहा कि कुछ काम था। वो कहती कि मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो उसके दादा यानी उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं उनसे मिलकर आता हूँ। वो उस समय ही तुरंत ही चले गए, क्योंकि देसाई के घर से बुलावा आना उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। जब उन पिता को गए हुए आधा घंटा बीत गया तो लेखक कहते हैं कि मैं भी वहाँ चला गया, और मैं तो उनको बुलाने के बहाने गया कि खाना बन गया है, माँ बुला रही है। जब वो वहाँ गया तो दत्ताजी राव उनसे पूछने लग गए कि आओ बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। वो कहते हैं मैं 5वीं में पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता। तो वो उससे पूछते हैं कि क्यों। तो लेखक कहते हैं कि दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। दत्ताजी राव कहते हैं क्यों रे रत्नापा, फिर तू क्या करता है। और फिर लेखक कहते हैं कि इस बात से बस बात शुरू हुई, और दत्ताजी राव ने पिता को खूब गुस्सा किया, उनकी खूब हजामत बनाई, और फिर उन्होंने कहते हैं कि मैंने उनको सब बात बता दी कि किस तरह से मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, और पिता किस तरह से सारी घर गृहस्थी का भार हम पर छोड़कर पूरे गांव में खुले घूमते रहते हैं और अपनी मस्ती के लिए मेरा जीवन बलिदान दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि दत्ताजी राव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ठीक है, सुबह से तुम पाठशाला जाना शुरू करो, फीस पूरी दो अपने मास्टर को और मन लगाकर पढ़ाई करो, और इस बात का ध्यान रखना कि ये साल ख़राब ना हो। और फिर वो उसके पिता को ये भी कहते हैं कि अगर तुमसे अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं होती तो मुझे बताओ, मैं इसको पढ़ाने भेजूँगा। तो फिर उसके पिता कहते हैं कि अरे मैंने कब मना किया पढ़ाने से, लेकिन इसको कुछ गलत आदतें लग गई थी, मैंने इसलिए पढ़ाई छुड़वाई। फिर दत्ताजी राव पूछते हैं कि कैसी गलत आदतें लग गई थी। तो पिता कहते हैं कि कभी कभी तो ये कंडे बेच आता था, कभी चारा बेच आता था, कभी सिनेमा देखने चला जाता था, कभी स्कूल के टाइम पर खेलने निकल जाता था। तो घर के और खेत के काम में इसका ध्यान ही नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि कभी कभी ये सिनेमा में पैसे बर्बाद करता था। इस तरह से ये अपने समय की बर्बादी करता था। तो फिर दत्ताजी राव उसको भी समझाते हैं कि अब ये सब बंद कर दो और अपना मन पढ़ाई में लगाओ। फिर वो कहते हैं, आनंदा कहने लगते हैं कि ठीक है, अब मैं पूरे मन से पढ़ाई करूँगा। अब दत्ताजी राव उसके पिता को समझाते हुए कहते हैं कि छोटा बच्चा है, बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा।
क्या हुआ कि अगर एक आध बार सिनेमा देखने चला गया या खेल में लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा देनी चाहिए। इसको कल से भेजो और देखो एक आध साल में कुछ ना कुछ सुधार हो ही जाएगा। अब वो घर आ जाते हैं और घर आकर उसके पिता उससे वचन लेते हैं। वो कहते हैं कि पाठशाला तो 11 बजे होती है, तो तुम्हें दिन निकलते ही खेत पर रोज़ जाना होगा। 11 बजे तक फसलों में पानी लगाओ, फिर वहाँ से सीधा पाठशाला जाओ, और सुबह जब तुम खेत जाओगे तो अपने पढ़ने का बस्ता घर से ही लेकर जाना, और छुट्टी होते ही बस बैग अपना जो तुम्हारा है वो सीधा घर पे रखो और वापस खेत में जाओ, वहाँ पर जाकर ढोर चराओ, यानी जो वहाँ पर पशु हैं उनको चारा चरवाओ। और कभी कभी जब भी खेतों में ज़्यादा काम होगा तो तुमको पाठशाला में से छुट्टी करनी पड़ेगी, गैर हाजिर होना पड़ेगा। वो उनके सामने ये सारी शर्तें रख देते हैं। देखिए अब इसके पिता ने क्या किया है कि दत्ताजी राव की बात तो वो टाल नहीं सकते, उसकी बात को तो मानना ही पड़ेगा, और वो ये भी नहीं चाहते कि वो खुद जाकर खेती में मजदूरी का काम करें। तो उन्होंने दोनों ही काम अपने बच्चे पर लाद दिए हैं, यानी उसको खेती का भी काम करना है, सुबह जल्दी उठकर खेत में जाना है, फसलों में पानी लगाना है, उसके बाद स्कूल में पढ़ने जाना है, और स्कूल से आते ही वापस पशु चराने हैं, और जब जब भी खेत में ज़्यादा काम रहेगा तब अपने स्कूल से छुट्टी लेनी है। लेकिन लेखक भी हार मानने वाले नहीं थे, वो भी जुझारू प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मंजूर है पाठशाला जाना है, तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना पढ़ना लिखना किस काम का, मैं सुबह शाम खेतों का काम करूँगा। फिर उसके पिता कहते हैं कि अगर नहीं करोगे तो फिर देखना मैं तुम्हें कैसे कुचलता हूँ, तुम्हारे ऊपर ये जो पढ़ाई का भूत चढ़ा है ना, मुझे मालूम है तुम कोई बालिस्टर होने वाले नहीं हो, बालिस्टर यानी बैरिस्टर, वकील बनने वाले नहीं हो तुम। फिर वो कहते हैं कि इस तरह से रोते धोते कैसे न कैसे मेरी पढ़ाई तो चलो दोबारा शुरू हो गई। अब वो कहते हैं गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास, इसका मैं कुछ भी ख्याल ना करता हुआ खेती के काम में चक्की की तरह 11 से 5 बजे तक पिसता रहता था। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक इतनी धूप का जो समय था, मैं कड़ी मेहनत करता था, और अब मुझे ये सुकून मिल गया कि कम से कम अब मेरे सिर पर छत रहेगी और तेज़ धूप में मुझे नहीं बैठना पड़ेगा। वो कहते हैं दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में आराम से व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। देखिए उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनको तेज़ धूप में नहीं बैठना पड़ रहा। वो कहते हैं मैं फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। अब वो कह रहे हैं कि 5वीं नापास की टिप्पणी मेरे नाम के आगे लगी थी। जब मैं पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर मुझे कोई नहीं पहचानता था। मेरे साथ के सारे लड़के तो आगे की क्लास में चले गए थे, और जो मुझसे छोटी उम्र के बच्चे थे अब मैं उनके साथ बैठना पड़ा था। अब मेरा मन तो थोड़ा सा ख़राब होने लग गया था। वो कहते हैं कि पहले ही दिन जब मैं आया पाठशाला में तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बस अड्डे पे कोई लड़का अपनी पोटली संभाले जैसे बस के इंतज़ार में बैठा होता है, ऐसे ही मैं अपनी पुरानी पुस्तकों की वो धरोहर संभाले हुए अपनी पाठशाला में बैठा हुआ था। यानी उसको बड़ा अजनबी सा प्रतीत हो रहा था, अपनी ही पाठशाला उसको पराई जैसी लग रही थी। अब वो कहते हैं कि एक बच्चे ने उनसे पूछा, शरारती जो चौहान का लड़का है, उसने कहा क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देते हो या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। अब फिर वो उसके पोशाक का मजाक उड़ाने लगते हैं बच्चे, क्योंकि ये इतने गरीब थे, इनके पास कपड़े नहीं थे, मटमैली धोती और गमछा लेकर गए थे, और ऐसे करते करते बच्चे इनका मजाक उड़ाने लगे और उसका गमछा खींचकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। फिर उसके बाद रनवरे मास्टर कक्षा में आए और बच्चों ने शरारत में जो आनंदा का गमछा था वो टेबल पर रख दिया। मास्टर ने आकर पहले थोड़ा सा डांटा और फिर उसने बता दिया आनंदा ने कि ये मेरा ही गमछा है, और इस लड़के ने उठाकर पटक दिया है। फिर मास्टर उस लड़के की ओर उसको डांटते हुए आए और कहा कि ये चौहान का बच्चा बिना बात उठक पटक करता रहता है। अब जब आधी छुट्टी का समय हुआ तो बच्चों ने उसकी धोती की कांच 2 बार खोलने की कोशिश की, लेकिन आनंदा कहते हैं कि फिर मैं तो दीवार की तरफ जाकर बैठ गया और फिर मैं उठा ही नहीं, पूरी छुट्टी तक वहीं बैठा रहा। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि खिलौने के बनाए हुए कोए के बच्चे को जब खुले में रख देते हैं
तो कोए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं। ऐसा ही मुझे आज इस क्लास में बैठकर लग रहा था कि हर बच्चा मुझ पर हंस रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मेरे कपड़ों को खींच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही पाठशाला मुझे ही चोंचे मार रही है। अब वो सोचते हैं पहले ही दिन कि मैं ऐसे कैसे निभा करूँगा, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन बच्चे मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनका मन थोड़ा सा उदास हो गया। लेकिन फिर जब अगले दिन सुबह हुई तो फिर मन में वही उमंग थी पाठशाला जाने की, और उन्होंने अपनी माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। अब वो धोती की बजाय चड्डी पहनकर पाठशाला जाना शुरू कर दिया और धोती पहनकर वो खेत में जाते। धीरे धीरे बाकी बच्चों से उनका परिचय होने लगा। मंत्री नाम का मास्टर कक्षा अध्यापक था। वो प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करता था, बस हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगा देते थे। और लड़के उनसे बहुत डरते थे, और जो शरारती लड़के होते थे वो तो ख़ास तौर पर, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे ये कक्षा अध्यापक उनको शाबाशी देते थे। और अगर कोई मूर्खता करता था तो उसको वहीं ठोक भी देते थे। फिर वो वसंत पाटिल नाम के एक बच्चे का जिक्र कर रहे हैं आनंदा। वो कहते हैं कि कक्षा में वो वसंत पाटिल नाम का जो बच्चा था वो शरीर से दुबला पतला था लेकिन बहुत होशियार था। उसके सारे सवाल सही होते थे, बहुत ही शांत स्वभाव का था, हमेशा पढ़ता रहता था, घर से पूरी तैयारी करके आता था। यहाँ तक कि मास्टर को उस पर इतना भरोसा था कि वो दूसरे बच्चों के सवाल भी इनसे जांच करवा लेते थे। और वो कक्षा का मॉनिटर भी था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता था, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका एक अलग ही सम्मान था। वो कहते हैं कि ये लड़का मुझे थोड़ा छोटा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये मॉनिटरी तो मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ। खैर कोई बात नहीं। अब वो धीरे धीरे वसंत पाटिल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने लगे। उसी की तरह वो कहते हैं कि मैं सारा दिन अब सिर्फ पढ़ाई की और ही ध्यान देने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबार के कागज़ लेकर कवर चढ़ा लिए, अपने बैग को व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता था। अगर वसंत पाटिल एक दिन कक्षा में कोई शाबाशी का काम करता तो मैं भी अगले दिन कक्षा में कुछ ऐसा काम करता कि मुझे भी शाबाशी मिले। और मन की एकाग्रता के कारण अब मुझे गणित भी बहुत समझ में आने लगी और मेरे सवाल झटपट हल होने लगे। कहते कि अब धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। वसंत पाटिल और मैं मिलकर क्लास के बाकी बच्चों के सवाल जांचने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती भी हुई और इससे क्योंकि कक्षा में मास्टर मुझे शाबाशी देते, दूसरों की कॉपियां जांच करने के लिए देते, वसंत पाटिल मुझे अपना दोस्त मानता, इससे मुझे भीतर ही भीतर मेरा उत्साह बढ़ने लगा। अब मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। वो कहते हैं कि आनंदा तो सिर्फ माँ कह के बुलाती थी, अब मुझे ये सब कुछ अच्छा लगने लग गया था। अब देखिए वो अपने मराठी के अध्यापक के बारे में बता रहे हैं जिनका आनंदा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। मराठी के अध्यापक थे श्री सौंदलगेकर। वो जब क्लास में आते थे, क्योंकि देखिए 5वीं कक्षा की बात है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कविताएं गा गा कर अधिकतर पढ़ाई जाती हैं, उनको सिखाई जाती हैं। तो ये मराठी के अध्यापक भी जब कक्षा में आते थे तो कविताएं गा गा कर और उनके साथ हाव भाव करके उनको सिखाते थे। तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा और मैं पूरी अपनी आँख कान सारी शक्ति लगा कर, मतलब पूरा दम रोक कर मैं मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल सब कुछ देखता रहता कि वो कैसे कविता गा रहे हैं, कैसे अभिनय कर रहे हैं। कभी कभी तो जो हमारे अध्यापक थे वो फिल्मी धुनों पर भी कविताएं गाते, जिससे बच्चे बहुत जल्दी उन कविताओं को पकड़ लेते और याद कर लेते। अब वो कहते हैं कि सुबह शाम अब जब मैं खेत में पानी लगाता तो मैं भी अपने मास्टर की तरह वैसे ही हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार अब मैं कविताएं गाने लगा। मास्टर जिस तरह से अभिनय करते थे मैं भी वैसे ही अभिनय करता और मुझे पता भी नहीं चलता कि क्यारियाँ कब से पानी से भर गई हैं। और मास्टर की चाल पर मैं दूसरी कविताएं भी पढ़ने लगा। वो कहते हैं
कि इन कविताओं के साथ खेलते खेलते मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। एक तो पहले जब मैं खेत का काम करता था, पानी लगाता था, ढोर चराता था, मुझे अकेलापन बहुत खटकता था, लेकिन अब मुझे अकेलापन अच्छा लगने लगा। अब मुझे कोई ऊब नहीं होती थी, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितना अकेला रहूं उतना अच्छा, क्योंकि मैं अकेलेपन के कारण ऊंची आवाज़ में गा लेता, किसी भी तरह का अभिनय कर लेता। अब तो मैं गाते गाते नाच भी लेता था। मुझे सचमुच ही ऐसा लगता था कि कविता करना कितना अच्छा है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कविताएं खुद की चाल में गाने लगा। छोटे छोटे विषय लेकर मैं अपने कविताओं की रचना करने लगा। वो कहते हैं कि मास्टर ने मेरे अंदर इतना प्रेरणा जगा दी कि मैं छोटी छोटी जब अपनी कविताओं की रचना करता, तो एक बार मास्टर ने मुझे छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने बुलाया और मुझसे वो कविता गवाई। उस कविता को गाने से मुझे लगा कि मेरे कुछ नए से पंख आ गए हैं। नए पंख आने का मतलब ये है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब मुझे लगता है कि अगर मास्टर इस तरह से कविताओं की रचना कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर भी मास्टर ने एक कविता लिखी थी, और मास्टर को मैंने देखा था, उस कविता को देखा था और उस लता को भी देखा था। तो अब मैं अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में जितने भी मुझे दृश्य दिखाई देते, मैं उन पर कविताएं बनाने लगा। वो कहते हैं कि मैं भैंस चराते चराते फसलों पर, जंगली फूलों पर, या जो भी मुझे चीज़ें दिखाई देती, मैं उन पर कविताएं लिखता। हमेशा मैं अपने पास कागज़ और पेंसिल रखने लग गया, और कभी वो ना हो तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता, कभी किसी चट्टान पर या किसी शिला पर कंकड़ से लिख लेता। और वो कहते हैं कि मैं इतना कविताएं लिखना मुझे अच्छा लगने लग गया कि मैं जब शाम को कविताएं लिखता तो मैं सुबह आने का इंतज़ार भी नहीं करता, और मैं रात को ही मास्टर को दिखाने उसके घर चला जाता। मास्टर भी जो थे वो इतने अच्छे थे कि वो रात को कविताएं भी देख लेते और मुझे उसमें क्या क्या कमियां रह गई वो भी समझा देते। और वो मुझे इसके बारे में अलंकार, रस, छंद आदि विषयों से संबंधित पुस्तकें देते, और वो मुझे बताते कि मैं अपनी कविता को कैसे और बेहतर बना सकता हूँ। वो मुझे कविता के सूक्ष्म नियम और सूक्ष्म चीज़ों के बारे में बताते, अलग अलग तरह के मुझे संग्रह देते। तो फिर वो कहते हैं कि बस अब तो मेरी कोशिशें इसी बात पर चलती रहती। इन बातों से धीरे धीरे मैं अपने मराठी के अध्यापक यानी सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया, और मेरी मराठी भाषा जाने अनजाने में बहुत सुधर गई। और लिखते समय वो कहते हैं मैं बहुत सचेत रहता था, और अपने अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखता था। और वो कहते हैं कि अब मुझ पर शब्दों का नशा चढ़ने लग गया था। लगता था कि कोई मधुर बाजा हर वक्त मेरे दिल के अंदर बजता रहता है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ शीर्षक, जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना। अब ये कथानायक जो आनंदा है वो अपने जीवन भर विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहे। पिता का स्वभाव बहुत ही कड़क था, हमने ये पाठ में देख ही लिया कि बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति थे। पाठशाला अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो घर गृहस्थी और खेत मजदूरी का सारा काम अपने बच्चे को देकर दिन भर इधर उधर घूम सकते हैं, रकमाबाई के कोठे पर जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक छोटे से बच्चे पर सारा बोझ लाद दिया था। और जो लेखक हैं आनंदा, उन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर योजना बनाई कि जिससे वो पाठशाला भी जा सके, एक शिक्षित व्यक्ति बन सके, और ये जीवन के संघर्ष, इन संघर्षों में उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। दूसरा क्वेश्चन, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ।
पहले लेखक ने सबसे पहले जब वो मराठी के अध्यापक श्री सौंदलगेकर के संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि सौंदलगेकर जब भी क्लास में आते थे तो वो मराठी की कविताएं गा गा कर सुनाते थे। कई बार वो बच्चों के सामने अभिनय करते, अलग अलग हाव भाव करते, जिससे बच्चे बहुत ध्यान से उनको देखते और बिल्कुल वैसे ही बच्चे हाव भाव बनाते और उन्हीं की धुन में बच्चे नई नई धुनों में कविताओं को गाते। फिर उसने ये भी देखा कि मास्टर कई बार अपनी बनाई हुई कविताएं लेकर भी कक्षा में आते और फिल्मी धुनों पर उसको गा गा कर सुनाते। फिल्मी गाने बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं, इसलिए बच्चे उन कविताओं को जल्दी समझ लेते थे। तो मराठी के अध्यापक को देखकर लेखक की लगन भी कविताओं में बढ़ने लगी और अब जो लेखक थे वो जब खेतों में जाते तो वो भी अपने मास्टर की तरह ही वैसे ही कविताएं गाते, अभिनय करते, कभी कभी वो नाचने भी लग जाते और मास्टर की देखा देखी अब वो भी कविताएं रचने लगे। मास्टर हमेशा उनको प्रेरित करते, उनका उत्साहवर्धन करते, उनको दूसरी कक्षा के बच्चों के सामने गवाते। अगर आनंदा अपनी कोई छोटी छोटी कविताएं लेकर उनके पास जाते तो मास्टर उसके अंदर संशोधन करते और बताते कि और बेहतर कविता कैसे लिखी जा सकती है। तो इस तरह से लेखक के मन में कविताएं रचने का आत्मविश्वास पैदा होने लगा। तीसरा क्वेश्चन, श्री सौंदलगेकर जी के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। अब सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, उनके अंदर एक रसिकता थी, रंजकता भी थी। वो भाव, छंद, लय के बहुत अच्छे जानकार थे। बच्चों को पहले कविताएं सुनाते, अभिनय करते, हाव भाव बदलते और सारे बच्चों को उनके जैसा करने के लिए प्रेरित करते। वो बच्चों को छोटे छोटे विषय दे देते और कहते कि इस पर कुछ भी कविता लिखो और बच्चे जैसी भी कविताएं लिखते वो कभी भी उन पर नाराज़ नहीं होते, बल्कि उनकी कविताएं देखकर उनकी प्रशंसा करते, उनका उत्साहवर्धन करते और उसमें जहाँ भी उनको लगता कि यहाँ इस शब्द की जगह ये शब्द का प्रयोग होना ज़्यादा ठीक है, बच्चों को वो चीज़ें समझाते। और इसी की वजह से जो इस पाठ के लेखक हैं आनंदा, उनके मन में भी कविता लिखने की इच्छाएं जागृत होने लगी। अगला क्वेश्चन, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? पहले जब लेखक खेतों में काम करते थे, पानी लगाते थे, ढोर चराते थे, तो उनको हमेशा अकेलापन लगता रहता था। उनको लगता था कि काश कोई होता तो मैं उससे बातें कर लेता। लेकिन अब जब से उन्होंने पाठशाला जाना शुरू किया था और ख़ास करके जब से उन्होंने कविताएं गाना और मास्टर की तरह अभिनय करना, नाचना शुरू किया था, तो अब उनको अकेलापन अच्छा लगता था। अब उनको ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में रंग भर गए हैं। अब उनको लगता था कि अच्छा ही है, मैं अकेला हूँ, अब जैसे चाहे गा सकता हूँ, अभिनय कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ, नई नई कविताएं लिख सकता हूँ। अब कोई मुझे यहाँ रोकने टोकने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, हमारे विचार से तो पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था। दत्ताजी राव और लेखक ये मानते थे कि पढ़ाई लिखाई से ही किसी के जीवन का उद्धार हो सकता है, जबकि लेखक के पिता को अगर देखें तो उनको तो अपने बच्चे की पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने तो एक छोटे से बच्चे के ऊपर मजदूरी का और घर गृहस्थी का सारा बोझ ला दिया था और खुद इधर उधर घूमते रहते थे। तो अगर लेखक इस तरह के विचार नहीं रखते कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा और मेरी इस गरीबी और कर्ज से मुझे मुक्ति मिलेगी, अगर लेखक इस तरह से नहीं सोचते और दत्ताजी राव उनका मदद नहीं करते, उनकी सहायता नहीं करते, तो लेखक कभी भी इतने बड़े कथाकार नहीं बन पाते। लास्ट क्वेश्चन, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। देखिए, हमने इस आत्मकथा के अंश में ये जान लिया है कि लेखक के जो पिता थे वो बहुत ही गुस्से वाले थे और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। खुद सारा दिन घूमते रहते थे, रखमाबाई के कोठे पे जाते थे। और अगर ये लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ का सहारा नहीं लेते,
तो फिर ये सारा दिन अगर दत्ताजी राव ये कह देते कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा मेरे पास आए थे और तुम्हारी शिकायत करके गए हैं, तो उसके पिता उनको घर आके बहुत डांटते और लेखक को पढ़ने तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने देते, और उल्टा हो सकता है कि वो लेखक की पिटाई भी कर देते। तो इस तरह से लेखक कभी भी शिक्षित नहीं हो पाते और कभी भी इतने अच्छे और इतने बड़े कथाकार नहीं बन पाते। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।